सवाल रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने इंडिया में पहला पालियोलिथिक टूल खोजा था, उनके प्रोफेशंस क्या थे? जवाब, वो एक जियोलॉजिस्ट और एक आर्कियोलॉजिस्ट दोनों थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्हें फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री माना जाता है। उन्होंने इंडिया में पहला पालियोलिथिक टूल यानी पत्थर का औजार डिस्कवर किया था। वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई से जुड़े हुए थे। उनका काम स्टोन एज की पुरानी चीजों को डॉक्यूमेंट करना था। सवाल, कोपेनहेगन म्यूजियम के कलेक्शन के आधार पर 3H सिस्टम को किसने क्लासिफाई किया था? जवाब, क्रिस्टियन योगेंसन थॉमसन ने। 3H सिस्टम प्री हिस्ट्री को स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज में डिवाइड करता है। ये टर्म क्रिस्टियन योगेंसन थॉमसन ने दिया था। उन्होंने ये सिस्टम कोपेनहेगन म्यूजियम के कलेक्शन के बेसिस पर डेवलप किया था। ये क्लासिफिकेशन आर्कियोलॉजी में एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। अगला सवाल, इन आर्कियोलॉजिकल साइट्स की आज की लोकेशंस बताइए। नेवासा महाराष्ट्र में है, ईसमपुर कर्नाटक में है, दिद्वाना राजस्थान में है और गुड़ियम केव तमिलनाडु में है। नेवासा महाराष्ट्र, ईसमपुर कर्नाटका, दिद्वाना राजस्थान, गुड़ियम केव तमिलनाडु। सवाल, जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत कब हुई? जवाब, मेसोलिथिक पीरियड में। इंडिया में जानवरों का डोमेस्टिकेशन मेसोलिथिक पीरियड में शुरू हुआ था। एनिमल डोमेस्टिकेशन के सबसे पहले सबूत 2 इंपॉर्टेंट साइट से मिलते हैं। पहला अदमगढ़, जो नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में है, और दूसरा बगोर, जो भिलवाड़ा राजस्थान में है। सवाल, इन मेसोलिथिक साइट्स का वेस्ट से ईस्ट यानी पश्चिम से पूरब का जियोग्राफिकल ऑर्डर बताइए। महादहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, लिखाया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, पैसरा बिहार, बिरभानपुर वेस्ट बंगाल। सवाल, मेसोलिथिक पीरियड के हड्डियों के उपकरण यानी बोन इम्प्लीमेंट्स किन साइट्स पर पाए गए हैं? मेसोलिथिक पीरियड के बोन इम्प्लीमेंट्स कई साइट्स पर मिले हैं। महादहा, जो यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, हड्डियों के औजारों के लिए एक मेजर साइट है। सराय नाहर राय, जो भी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, वहां से भी बड़ी संख्या में हड्डी और सींग के उपकरण मिले हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे की किताब पुरातत्व विमर्श में इन खोजों का डिटेल में जिक्र है। सवाल, किस साइट पर एक ही कब्र से 3 इंसानी कंकाल यानी ह्यूमन स्केलेटन्स मिले थे? जवाब, दमदमा। दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक मेसोलिथिक साइट है। ये साइट एक ऐसी कब्र की खोज के लिए जानी जाती है जिसमें 3 इंसानी कंकाल एक साथ दफनाए गए थे, जिसे ट्रिपल बैरियल कहते हैं। दमदमा में कुल मिलाकर 41 इंसानी कब्रें मिली हैं, जिनमें 5 डबल बैरियल्स भी शामिल हैं। तुलना के लिए सराय नाहर राय में एक ऐसी कब्र मिली थी जिसमें 4 इंसानी कंकाल थे। सवाल, अनाज की खेती यानी कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स सबसे पहले किस युग में शुरू हुई? जवाब, नियोलिथिक एज में। अनाज की खेती सबसे पहले नियोलिथिक एज में शुरू हुई थी। ये पीरियड इंसानी समाज में एग्रीकल्चर की शुरुआत को मार्क करता है। कुलदीवा और मेरगढ़ 2 इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स हैं जहां से शुरुआती खेती के सबूत मिलते हैं। इन जगहों पर चावल और गेहूं के साफ सबूत मिले हैं। सवाल, इंसानों द्वारा इस्तेमाल किया गया पहला अनाज कौन सा था? जवाब, बार्ली यानी जौ। इंसानों द्वारा कल्टीवेट किया गया पहला अनाज बार्ली था। बार्ली की खेती लगभग 8000 बीसी में वेस्ट एशिया में मेडिटेरेनियन सी और ईरान के बीच शुरू हुई थी। गेहूं की खेती भी उसी रीजन में लगभग उसी समय हुई थी। सवाल, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एग्रीकल्चर का सबसे पुराना प्रमाण कहां से मिलता है? एक, जवाब, उत्तर प्रदेश के लहरोदेवा से। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एग्रीकल्चर का सबसे पुराना सबूत
लोहरादेवा से मिलता है। लोहरादेवा उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ चावल की खेती के सबूत 7000 बीसी तक पुराने हैं। अगर किसी एग्जाम में लोहरादेवा ऑप्शन ना हो तो मेहरगढ़, जहां 7000 बीसी के आसपास गेहूं के सबूत मिले, अगला सही जवाब है। सवाल, किस साइट से सेटल्ड लाइफ यानी एक जगह बस कर रहने का सबसे पुराना प्रमाण मिलता है? जवाब, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक सेटल्ड लाइफ का सबसे पुराना सबूत मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान के कच्ची प्लेन्स में स्थित है। इसकी डेट लगभग 7000 बीसी तक ऑथेंटिकेट की गई है। दूसरी साइट्स जैसे किले गुल मोहम्मद 4000 बीसी और कलीबंगन 3500 बीसी बहुत बाद की हैं। सवाल, किस प्राचीन साइट से स्टोन एज से लेकर हड़प्पन सिविलाइजेशन तक के कल्चरल रिमेन्स प्राप्त हुए हैं? जवाब, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक यूनिक आर्कियोलॉजिकल साइट है। ये स्टोन एज से लेकर हड़प्पन सिविलाइजेशन तक कल्चरल रिमेन्स का एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस दिखाती है। ये चीज शुरुआती सेटलमेंट से लेकर शहरी सभ्यता के विकास को समझने के लिए इसे बहुत जरूरी बनाती है। सवाल, चालकोलिथिक साइट नवदातोली में एक्सकवेशन किसने कंडक्ट किया था? जवाब, एच डी संकालिया ने। नवदातोली मध्य प्रदेश के खरगोने में एक इंपॉर्टेंट चालकोलिथिक साइट है। यहाँ एक्सकेवेशन डेक्कन कॉलेज, पुणे के एच डी संकालिया ने कंडक्ट किया था। इससे गोल और रेक्टेंगुलर दोनों तरह के रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स का पता चला। यह साइट 1500 बीसी और 1300 बीसी के बीच की है और इंडिया की सबसे ज्यादा एक्सकवेट की गई चालकोलिथिक साइट्स में से एक है। सवाल, मेगालिथ्स की पहचान किस रूप में की गई है? जवाब, मेगालिथ्स की पहचान बेरियल साइट्स यानी दफनाने की जगहों के रूप में की गई है। मेगालिथ्स बड़े पत्थरों से बने प्री हिस्टोरिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनकी पहचान मुख्य रूप से बेरियल साइट्स या मृतकों के लिए बनाए गए मेमोरियल्स के तौर पर होती है। ये साइट्स आमतौर पर रिहायशी इलाकों से दूर स्थित होती हैं। मेगालिथ्स के टाइप्स में डोलमेन्स, स्टोन सर्कल्स, क्रोमलेक्स, चेम्बर टूम्स और पिट सर्कल शामिल हैं। सवाल, राख का टीला यानी आश माउंड किस नियोलिथिक साइट से जुड़ा हुआ है? जवाब, कर्नाटक के संगनाकल्लू से। एश माउंड्स साउथ इंडिया की कुछ नियोलिथिक साइट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये कर्नाटक के बेल्लरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित संगनाकल्लू की नियोलिथिक साइट से जुड़े हैं। दूसरी साइट्स जहां एश माउंड्स हैं उनमें पिकलीहाल और उतनूर शामिल हैं। माना जाता है कि ये टीले नियोलिथिक पशुपालकों के सीजनल कैंप्स के जले हुए अवशेष हैं। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जगह प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए फेमस है? जवाब, मध्य प्रदेश का भीमबेटका। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स अपनी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए मशहूर है। ये मध्य प्रदेश के रईसन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इन गुफाओं में इंडिया में इंसानी जीवन के सबसे पहले निशान दिखते हैं, जिनमें लगभग 500 पेंटिंग्स हैं। आर्कियोलॉजिस्ट वीएस वकांकार ने सबसे पहले इन पेंटिंग्स के प्री हिस्टोरिक महत्व को खोजा था। सवाल, ओचरे कलर्ड पॉटरी ओसीपी का नामकरण कहाँ किया गया था? जवाब, उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर में ओचरे कलर्ड पॉटरी यानी ओसीपी टर्म बीबी लाल ने दिया था। उन्होंने इसका नामकरण 1950 से 52 में हस्तिनापुर में अपनी एक्सकवेशंस के दौरान किया था। ओसीपी की पहचान इसकी गेरुए रंग, पोरस नेचर और घिसे हुए किनारों से होती है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे ठीक से पकाया नहीं गया हो। सवाल, चालकोलिथिक पीरियड में महाराष्ट्र के लोग अपने मृतकों को दफनाने के लिए किस दिशा में रखते थे? जवाब, वो अपने मृतकों को नॉर्थ से साउथ पोजीशन में दफनाते थे। चालकोलिथिक पीरियड में महाराष्ट्र के जॉर्वे कल्चर के लोगों के खास बैरियल प्रैक्टिसेस थे। वो अपने मृतकों को अपने घरों के अंदर फर्श के नीचे दफनाते थे। बॉडी को नॉर्थ टू साउथ ओरिएंटेशन में रखा जाता था। जॉर्वे कल्चर की साइट्स में दायमाबाद, इनमगांव, चंदोली
और नेवासा शामिल है। क्या आपको पता है किस साइड से कब्र में इंसानी कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है? जवाब, कश्मीर के बुरज़ाहोम से इंसानी कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाने की प्रथा बुरज़ाहोम में पाई गई है। बुरज़ाहोम कश्मीर वैली में एक प्री हिस्टोरिक नियोलिथिक सेटलमेंट है। ये अपने पिट वेलिंग्स यानी जमीन में गड्ढे खोदकर बनाए गए घरों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पहली एक्सकेवेशन 1935 में हेलमुट दे टेरा और डॉक्टर थॉमस पैटरसन ने की थी। सवाल, विंध्या रीजन के किस रॉक शेल्टर से सबसे ज्यादा संख्या में इंसानी कंकाल मिले हैं? जवाब, विंध्या रीजन के लेखाया से। विंध्या रीजन में एक सिंगल रॉक शेल्टर से सबसे ज्यादा इंसानी कंकाल लेखाया में पाए गए हैं। जे.एन. पांडे की पुरातत्व विमर्श के अनुसार रॉक शेल्टर नंबर 1 में 17 इंसानी कंकाल मिले थे। यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन के जॉन आर लूकस की रिसर्च 27 इंसानी कंकालों की गिनती बताती है। सवाल, विंध्यास के स्टोन एज के लोग टर्मिनल प्लाइस्टोसीन पीरियड में गंगा वैली की तरफ माइग्रेट क्यों कर गए? जवाब, वो इसलिए माइग्रेट कर गए बिकॉज उनके रीजन में क्लाइमेटिक चेंज के कारण एक सूखा दौर आ गया था। यहाँ असर्शन और रीजन यानी दावा और कारण दोनों सच है। कारण दावे को सही ढंग से एक्सप्लेन करता है क्योंकि सूखे मौसम ने उन्हें माइग्रेट करने पर मजबूर किया। सवाल, इंसानी समाज मुख्य रूप से किस चीज पर निर्भर करता है जो उसे यूनिक बनाता है? जवाब, इंसानी समाज इसलिए यूनिक है बिकॉज ये मुख्य रूप से अपनी इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। एक समाज का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उसके बदलाव और इवोल्यूशन का एक फंडामेंटल ड्राइवर होता है। जैसे जैसे इकोनॉमी बदलती है समाज उसके अनुसार अडाप्ट और ट्रांसफॉर्म होता है। जबकि कल्चर, रिलीजन और साइंस जरूरी है पर इकोनॉमी ही मुख्य डिपेंडेंसी है। अगला सवाल, इंडस सिविलाइजेशन किस युग में मौजूद थी? जवाब, प्रोटो हिस्टोरिक एज में। इंडस सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्टोरिक एज से बिलोंग करती थी। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वो दौर है जहां एक कल्चर के पास लिखने की कला तो थी लेकिन उस स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इंडस स्क्रिप्ट के बारे में पता है लेकिन वो अभी तक अनडिसाइफर्ड है जो इस कैटेगरी में रखता है। प्री हिस्टोरिक एज में कोई राइटिंग नहीं थी जबकि हिस्टोरिक एज में पढ़े जा चुके रिटन रिकॉर्ड्स हैं। सवाल, इंडस वैली सिविलाइजेशन को नॉन आर्यन क्यों माना जाता था? जवाब, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी जबकि आर्यन सिविलाइजेशन एक ग्रामीण यानी रूरल सिविलाइजेशन थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक नॉन आर्यन सिविलाइजेशन थी मुख्य रूप से बिकॉज ये शहरी थे। इसमें वेल प्लान शहर, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम्स और एक सोफिस्टिकेटेड अर्बन लाइफस्टाइल था। इसके विपरीत आर्यन सिविलाइजेशन मुख्य रूप से रूरल नेचर की थी। ये अर्बन रूरल का अंतर दोनों के बीच एक मुख्य डिफरेंस है। सवाल, इंडस वैली सिविलाइजेशन को आर्यन सिविलाइजेशन से पहले रखने का महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल कारण क्या है? जवाब, हर कल्चर की अलग अलग पॉटरीज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को स्थापित करने में मदद करती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को आर्यन सिविलाइजेशन से पहले रखने का प्राइमरी रीजन पॉटरीज से मिला सबूत है। काले फिगर से पेंट की गई लाल मिट्टी की पॉटरीज हरप्पन सिविलाइजेशन की स्पेशलिटी हैं। इसके विपरीत ग्रे पेंटेड पॉटरीज आर्यंस से जुड़ी हुई हैं। ये अलग आर्कियोलॉजिकल सबूत क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को स्थापित करने में मदद करता है। सवाल, इंडस वैली कल्चर और वैदिक सिविलाइजेशन के बीच मुख्य अंतर क्या थे? जवाब, इंडस कल्चर में विकसित शहरी जीवन था, एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी और लोहे का ज्ञान नहीं था। ये सभी चीजें वैदिक सिविलाइजेशन से अलग थीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी जिसमें विकसित शहर थे जबकि वैदिक आर्यंस ग्रामीण थे। इंडस वैली में पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता था जबकि वैदिक आर्यंस संस्कृत का इस्तेमाल करते थे। इंडस वैली के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था जबकि वैदिक आर्यंस ने लोहे का भरपूर इस्तेमाल किया। सवाल, हड़प्पन कल्चर के बारे में ज्ञान का मुख्य सोर्स क्या है?
जवाब, इसका मुख्य सोर्स आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस हैं, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पन कल्चर के बारे में ज्ञान का प्राइमरी सोर्स आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस हैं। हालांकि लिखावट वाली टेराकोटा सील्स मौजूद हैं, लेकिन स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं किया जा सका है। इसलिए हमारी समझ एक्सकवेशंस के दौरान मिले आर्टिफैक्ट्स, स्ट्रक्चर्स और अवशेषों पर निर्भर करती है। पहला आर्टिफैक्ट जो मिला था वो एक यूनिकॉर्न वाली पत्थर की सील थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कौन सी साइट हड़प्पा कल्चर की ईस्टर्न बाउंड्री को दर्शाती है? जवाब, ईस्टर्न बाउंड्री को अलमगीरपुर दर्शाता है। हड़प्पन कल्चर की अच्छी तरह से डिफाइंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज थी। सबसे पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के मीरठ में अलमगीरपुर द्वारा चिह्नित है। वेस्टर्न बाउंड्री सूरत के अंदर पाकिस्तान, नॉर्दर्न बाउंड्री मंडा जम्मू एंड कश्मीर, सदर्न बाउंड्री दायमाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, अब बताओ वो पहला आर्कियोलॉजिस्ट कौन था जिसने हड़प्पा की खुदाई की लेकिन उसके महत्व को पहचान नहीं पाया? जवाब, ए कनिंघम पहले आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हड़प्पा की खुदाई की, लेकिन उसके असली महत्व को पहचानने में असफल रहे। वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे और उन्होंने 1850 में साइट का दौरा किया था। उन्होंने पॉटरी और एक पत्थर की सील मिलने की रिपोर्ट दी, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि उन्हें एक बड़ी सभ्यता मिल गई है। अब एक सवाल मैच थे फॉलोइंग पे। हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी साइट्स के प्रिंसिपल एक्सकवेटर्स कौन थे? जवाब, हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने की, हस्तिनापुर की बीबी लाल ने, तक्षशिला की जॉन मार्शल ने और कौशाम्बी की एनजी मजुमदार ने। फिर से सुनो और याद करो। हड़प्पा, दयाराम साहनी, हस्तिनापुर, बीबी लाल, तक्षशिला, जॉन मार्शल, कौसाम्बी, एनजी मजुमदार। फिर से वैसा ही सवाल, एक्सकवेटर को हड़प्पन साइट के साथ मैच करना है। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी, लोथल की एसआर राव ने, सुरकोटदा की जेपी जोशी ने, धोलावीरा की आरएस बिष्ट ने। सवाल, कौन सी हड़प्पन कल्चर साइट्स पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में स्थित हैं? जवाब, मोहनजोदारो और चन्हुदारो। मोहनजोदारो और चन्हुदारो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में स्थित है। सुरकोटादा गुजरात इंडिया में स्थित है। सवाल, इंडस वैली सिविलाइजेशन किन नदियों के किनारे स्थित थी? जवाब, ये सिंधु, चेनाब और झेलम नदियों के किनारे स्थित थी, लेकिन गंगा के किनारे नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन कई नदियों के किनारे फली फूली। इनमें इंदु सिंधु, चेनाब और झेलम शामिल है। सभ्यता का फैलाव गंगा नदी तक नहीं पहुंचा। इसकी सबसे पूर्वी साइट अलमगीरपुर यमुना की सहायक नदी हिंदों पर है। सवाल, ये प्राचीन साइट्स किन नदियों पर स्थित हैं? जवाब, हड़प्पा रवि पर, हस्तिनापुर गंगा पर, नागार्जुना कोंडा कृष्ण पर और पैथन गोदावरी पर स्थित है। हड़प्पा रवि नदी, हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुना कोंडा कृष्णा नदी, पैथान गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पन सेटलमेंट्स हड़प्पा, कलिबंगन, लोथल और रोपर किन नदियों पर स्थित हैं? हड़प्पा रवि पर है, कलिबंगन घग्गर पर है, लोथल भोगावा पर है और रोपर सुटलेज पर है। हड़प्पा रवि नदी, कालीबंगन घग्गर नदी, लोथल भोगावा नदी, रोपर सुतलेज नदी। एक आसान सा सवाल, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ग्रेट बाथ कहां पाया गया था? ऑब्वियसली मोहनजोदारो में। ग्रेट बाथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे प्रसिद्ध स्ट्रक्चर्स में से एक है। इसे मोहनजोदारो की साइट पर खोजा गया था। मोहनजोदारो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में स्थित है। यह स्ट्रक्चर एडवांस्ड इंजीनियरिंग और पानी के धार्मिक महत्व को हाईलाइट करता है।
सवाल, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन लोहे के औजारों का इस्तेमाल करती थी? जवाब, नहीं, बिकॉज वो एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक ड्रेनेज सिस्टम था, उनका व्यापार एडवांस स्टेज में था और वो मदर गॉडेस की पूजा करते थे। लेकिन वो एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थे, उन्होंने लोहे का इस्तेमाल नहीं किया। लोहे के ज्ञान की कमी उनकी एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। ये सवाल कुछ प्राचीन साइट्स की करंट लोकेशन के बारे में पूछ रहा है। जवाब, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथाल गुजरात में है, रोपर पंजाब में है, कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। कालीबंगन की खुदाई ए घोष ने की थी और ये अपनी किलेबंदी के लिए जाना जाता है। सवाल, इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी साइट्स उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? जवाब, आलमगीरपुर और हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है, हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है, कालीबंगा राजस्थान में है और लोथाल गुजरात में है। एक और सवाल कुछ हड़प्पन साइट्स की करंट लोकेशन पर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दाइमाबाद महाराष्ट्र, रखी गाड़ी हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में घग्गर नदी पर। सवाल, हड़प्पन साइट्स मंडा, दाइमाबाद, कलीबंगन और रखीगढ़ी के लिए सही लोकेशंस क्या हैं? जवाब, मंदा जम्मू एंड कश्मीर में है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगन राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। मांदा जम्मू एंड कश्मीर, दाइमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगन राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। सवाल, हड़प्पन साइट्स बालू, मंडा, पादरी और हुलस के लिए सही लोकेशंस क्या है? जवाब, बालू हरियाणा में है, मंडा जम्मू एंड कश्मीर में है, पादरी गुजरात में है और हुलास उत्तर प्रदेश में है। सवाल, इंडिया के किस स्टेट में हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट मंडी स्थित है? जवाब, मंडी साइट उत्तर प्रदेश में स्थित है। हड़प्पन साइट मंडी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में है। यह साल 2000 में प्राचीन गहनों का एक बड़ा खजाना मिलने के बाद फेमस हुई। वहां मिले आर्टिफैक्ट्स लेट हड़प्पन पीरियड के थे। सवाल, चन्हुदारो में एक्सकवेशन को किसने डायरेक्ट किया था? जवाब, जेएच मकाई ने। चाहुदारो सिंध में मोहेंजोदारो से लगभग 130 किलोमीटर साउथ में स्थित है। 1931 में इसे सबसे पहले एनजी मजुमदार ने खोजा था। 1935 में बड़े पैमाने पर एक्सकेवेशन जेएच मकाई द्वारा डायरेक्ट की गई। इसमें एक बीड मेकिंग फैक्ट्री यानी मनके बनाने का कारखाना और एक भट्टी का पता चला। सवाल, कौन सी मेजर इंडस वैली साइट अब पाकिस्तान में है? जवाब, हड़प्पा। हड़प्पा पाकिस्तान में है। ये पंजाब प्रोविंस के सहीवाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, कालीबंगन राजस्थान में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है। सवाल, दधेरी एक लेट हड़प्पन साइट है जो किस स्टेट में स्थित है? जवाब, पंजाब में। दधेरी पंजाब में स्थित एक लेट हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट है। ये खास तौर पर फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट के गोविंदगढ़ एरिया में है। यह साइट अपनी पेंटेड ग्रे वेयर पीजीडब्ल्यू कल्चर के लिए जानी जाती है। पीजेडब्ल्यू को अक्सर आर्यंस के आने से जोड़ा जाता है। सवाल, इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी मेजर साइट इंडिया में स्थित है? जवाब, लोथाल गुजरात इंडिया में स्थित है। ये गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह भोगावा नदी के किनारे पर है। इसी 1954 में एसआर राव ने डिस्कवर किया था। लोथाल एक पोर्ट सिटी यानी बंदरगाह वाले शहर होने के लिए फेमस है, जहां एक बड़ा डॉकयार्ड था। सवाल,
इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है? जवाब रखीगारी। इंडिया की सीमाओं के अंदर स्थित इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हाल की खोजों के आधार पर इसने साइज में धोलावीरा को पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जुटा हुआ खेत यानी अप्लाउड फील्ड कहां डिस्कवर किया गया था? कालीबंगन में। हड़प्पन पीरियड के एक जुटे हुए खेत का सबूत कालीबंगन में डिस्कवर किया गया था। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। जुटे हुए खेत की खोज शुरुआती एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का डायरेक्ट सबूत देती है। मैच द फॉलोइंग। हड़प्पा, लोथाल, कालीबंगन और मोहेंजोदारो से जुड़ी हुई प्रसिद्ध खोजें क्या हैं? जवाब, हड़प्पा अपने सेमेट्री आर साइंटिस्ट के लिए जाना जाता है, लोथल अपने डॉकयार्ड के लिए, कालीबंगन जुटी हुई जमीन के लिए और मोहेंजोदारो डांसिंग गर्ल की मूर्ति के लिए। मेजर हड़प्पन साइट्स पर मुख्य खोजें। हड़प्पा सेमेट्री आर साइंटिस्ट, लोथाल डॉकयार्ड, कालीबंगन फरोड लैंड जुता हुआ खेत, मोहेंजोदारो ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल की मूर्ति। सवाल, इंडस वैली की कौन सी साइट पर लगभग हर घर में कुएं के अवशेष पाए गए थे? जवाब, मोहेंजोदारो। मोहेंजोदारो के घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। असल में कुएं और बाथरूम्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के लगभग हर बड़े शहर की आम विशेषताएं थी। इससे वाटर सप्लाई और सफाई यानी सैनिटेशन के लिए उनकी हाई लेवल प्लानिंग का पता चलता है। मोहेंजोदारो खासतौर पर बड़ी संख्या में कुएं के लिए जाना जाता है, जिनका अनुमान 700 से भी ज्यादा का है। सवाल, हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट में हाथीदा का पैमाना यानी आइवरी स्केल कहां पाया गया था? जवाब, लोथाल। एक आइवरी स्केल जिसका इस्तेमाल मेजरमेंट के लिए होता था, हड़प्पन साइट लोथल में पाया गया था। लोथल आज के गुजरात में स्थित है। ये खोज डॉकयार्ड और सील्स के साथ मिलकर लोथल की भूमिका को ट्रेड और कॉमर्स के एक प्रमुख केंद्र के रूप में दिखाती है। सवाल, इंडस वैली सिविलाइजेशन के किन आर्कियोलॉजिकल साइट से नाव के फिगर्स या मॉडल्स पाए गए हैं? जवाब, मोहेंजोदारो और लोथाल। नाव के फिगर्स या मॉडल्स मोहेंजोदारो और लोथल में पाए गए हैं। लोथल में खुदाई के दौरान मिट्टी के बने नाव के मॉडल्स मिले थे, जबकि मोहेंजोदारो में ऐसी सील्स मिली हैं जिन पर नाव बने हुए थे। ये एविडेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन में नाव के इस्तेमाल और समुद्री गतिविधि यानी मैरीटाइम एक्टिविटी की पुष्टि करता है। सवाल असर्शन रीजन पर। असर्शन ए, मोहेंजोदारो और हड़प्पा शहर अब खत्म हो चुके हैं यानी एक्सटिंक्ट हैं, ये सच है। रीजन आर, उन्हें खुदाई के दौरान खोजा गया था, ये भी सच है। दोनों स्टेटमेंट सच हैं, लेकिन ये फैक्ट कि उन्हें खुदाई के दौरान खोजा गया था इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता कि वो शहर अब खत्म क्यों हो गए हैं। इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स तो ट्रू हैं, लेकिन आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सवाल, हड़प्पन सिविलाइजेशन के संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर के सबूत कहां मिले हैं? जवाब, धोलावीरा। रॉक कट आर्किटेक्चर के सबूत धोलावीरा में पाए गए थे। धोलावीरा गुजरात के रन ऑफ कुछ में है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ की एक प्रमुख खोज एक बड़ा रॉक कट रिजर्वायर है जो उनके एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट को दर्शाता है। ये रखीगढ़ी के बाद इंडिया में दूसरी सबसे बड़ी हड़प्पन साइट है। अगला सवाल, कौन सा हड़प्पन शहर 3 हिस्सों में विभाजित था? जवाब, धोलावीरा। हड़प्पन शहर धोलावीरा 3 अलग अलग हिस्सों में विभाजित था। ये शहर जो एक रेक्टेंगुलर शेप में बना था, उसमें एक सिटाडेल, एक मिडिल टाउन और एक लोअर टाउन शामिल थे। ये त्रिपार्टाइट डिवीजन यानी 3 हिस्सों में बंटवारा एक यूनिक फीचर है जो दूसरे हड़प्पन शहरों जैसे लोथल या कालीबंगन में आमतौर पर नहीं देखा जाता है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। सवाल, हड़प्पन काल का एक अत्यंत एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम किस साइट पर खोदा गया है? जवाब, धोलावीरा।
हड़प्पन समय का एक हाईली एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम धोलावीरा में खुदाई से निकाला गया है। धोलावीरा के निवासियों ने पानी स्टोर करने के लिए डैम्स बनाए थे और एक बड़े रॉक कट रिजर्वायर का इस्तेमाल किया था। ये सिस्टम एक सूखे क्षेत्र में पानी के संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन के लिए उनके बेहतरीन इंजीनियरिंग स्किल्स को दिखाता है। सवाल, किस हड़प्पन साइट से डबल बेरियल का प्रमाण मिला है? जवाब, डबल बेरियल्स के प्रमाण लोथल, कालीबंगन और रखीगाड़ी में पाए गए हैं। लोथल से डबल बेरियल्स के 3 मामले सामने आए हैं। ये प्रथा हड़प्पन कल्चर के अंदर विशेष दफन अनुष्ठानों यानी बेरियल रिचुअल्स का सुझाव देती है, क्योंकि कई साइट्स पर ये सबूत मिलते हैं, इसलिए ये लोथल एक प्रमुख लेकिन अकेला एग्जाम्पल नहीं है। सवाल, हाल ही में हड़प्पन साइट सिनौली की खुदाई से क्या मिला है? जवाब, वहां मानव शव यानी ह्यूमन बेरियल्स पाए गए हैं। सिनौली या सोनौली के आर्कियोलॉजिकल साइट पर हुई हाल की खुदाई में ह्यूमन बेरियल्स का पता चला है। सिनौली उत्तर प्रदेश के बगपत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर की 125 कब्रें मिली हैं। इन बेरियल्स का रुख नॉर्थ साउथ दिशा में था और कुछ में सोना, तांबा और जानवरों की हड्डियों जैसी चीजें भी मिली हैं। सवाल, कपड़ों के लिए कपास की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? जवाब, इंडिया। कपड़ों के लिए कपास की खेती सबसे पहले इंडिया में शुरू की गई थी। कॉटन का सबसे पुराना प्रमाण इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई से मिला है। इंडिया से इसका ज्ञान दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैला, जिसमें ग्रीस भी शामिल है, जहां इसे सिंडो कहा जाता था। इंडियन कॉटन की खेती लगभग 3000 BC पुरानी है, जो इजिप्ट में इसके इस्तेमाल से भी पहले की है। सवाल, हड़प्पन सील पर कौन सा जानवर नहीं दिखाया गया है? जवाब, घोड़ा। दिए गए ऑप्शंस में से घोड़ा वो जानवर है जिसे हड़प्पन सील्स पर नहीं दर्शाया गया है। भले ही हड़प्पन लोग घोड़े के बारे में जानते होंगे, लेकिन उनके अवशेष बहुत कम हैं और वो सील्स से गायब है। सील्स पर आमतौर पर दिखाए जाने वाले जानवरों में बैल, खासकर एक सींग वाला यूनिकॉर्न, हाथी, बाघ, बकरी और रिनोसोरस शामिल है। सवाल, टेराकोटा केक पर खुदी हुई एक सींग वाले देवता की आकृति कहां से प्राप्त हुई है? जवाब, कलिबंगन। एक टेराकोटा केक जिस पर एक सींग वाले देवता की नक्काशी है, कलिबंगन से प्राप्त हुआ है। कलिबंगन फायर ऑल्टर्स की एक सीरीज की खोज के लिए भी जाना जाता है। इस टेराकोटा केक पर एक जानवर बकरी को एक इंसान द्वारा घसीटे हुए भी दिखाया गया है, जो बलिदान की परंपराओं का संकेत देता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मूर्ति पूजा की शुरुआत कब हुई मानी जाती है? जवाब, प्री आर्यन काल में। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मूर्ति पूजा की शुरुआत प्री आर्यन काल में मानी जाती है। इसका प्रमाण इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली खोजों से मिलता है। मोहेंजोदारो जैसी साइट्स पर सील्स और टेराकोटा की मूर्तियां, जिसमें मदर गॉडेस जैसी एक आकृति शामिल है, मिली हैं, जो फिजिकल फॉर्म में देवताओं की पूजा का संकेत देती हैं। सवाल, कौन सी सभ्यता नाइल नदी के किनारे फली फूली? जवाब, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल नदी के किनारे फली फूली थी। नाइल नदी को अक्सर इजिप्ट की जीवन रेखा कहा जाता है और ये लगभग 3000 सालों तक उसकी प्राचीन सभ्यता के विकास का केंद्र थी। इंडिया की इंडस वैली सिविलाइजेशन और इराक की मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इजिप्शियन सिविलाइजेशन के समकालीन यानी कंटेम्परेरी थी। सवाल, आज़्टेक, माया, मुइस्का और इंका सभ्यताओं का सही नॉर्थ साउथ सीक्वेंस क्या है? जवाब, मेजर प्री कोलंबियन अमेरिकन सिविलाइजेशंस का सही नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस है आज़्टेक, माया, मुइस्का, इंका। अज़्टेक सिविलाइजेशन सेंट्रल मेक्सिको में थी। माया सिविलाइजेशन सदर्न मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में थी। मुस्का सिविलाइजेशन कोलंबिया में थी, जो साउथ अमेरिका में है। इंका सिविलाइजेशन साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर थी, इक्वाडोर से लेकर चिले तक। सवाल, आर्यन शब्द का क्या मतलब है? जवाब, ये एक श्रेष्ठ जाति को दर्शाता है। आर्यन शब्द मूल रूप से एक श्रेष्ठ या कुलीन जाति को दर्शाता था। क्लासिकल संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक श्रेष्ठ व्यक्ति। वैदिक काल के लोगों ने इसका इस्तेमाल खुद को पहचानने के लिए किया था।
मॉडर्न स्कॉलर्स आर्यन को एक भाषाई और सांस्कृतिक शब्द मानते हैं जो इंडो ईरानियन लोगों को संदर्भित करता है, ना कि सिर्फ एक जाति को। सवाल, क्लासिकल संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? जवाब, इसका अर्थ है एक श्रेष्ठ व्यक्ति। क्लासिकल संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है ए नोबल मैन, यानी एक श्रेष्ठ व्यक्ति। इसका इस्तेमाल वैदिक लोगों द्वारा खुद को लेबल करने और अपने समाज के कुलीन वर्ग को संदर्भित करने के लिए किया जाता था। यह सम्मान और ऊंचे सामाजिक स्तर का प्रतीक है। सवाल, वेदों में से कौन सा सबसे पुराना है? जवाब, ऋग्वेदा। ऋग्वेदा चारों वेदों में सबसे पुराना है। 4 वेद हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। ऋग्वेदा स्तुतियों का संग्रह है और इसे इंडियन लिटरेचर में सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। सवाल, त्रायी नाम किसके लिए इस्तेमाल होता है? जवाब, पहले 3 वेदों के लिए। त्रायी या ये वेदात्रयी पहले 3 वेदों का सामूहिक नाम है। ये है ऋग्वेदा, यजुर्वेदा और सामवेदा। अथर्ववेदा बाद में रचा गया था और आमतौर पर इस ग्रुप में शामिल नहीं किया जाता है। क्या आपको पता है कि चारों वेदों की प्राइमरी कंटेंट यानी मुख्य विषय वस्तु क्या है? जवाब, ऋग्वेदा देवताओं के लिए स्तुतियां और प्रार्थनाएं। यजुर्वेदा यज्ञ के लिए स्तुतियां और अनुष्ठान। सामवेदा संगीतमय स्तुतियां जिन्हें गाया जाता था। अथर्ववेदा जादू टोना मंत्र और भौतिक दुनिया का ज्ञान। सवाल, किस वेदा का संकलन ऋग्वेदा पर आधारित है? जवाब, सामवेदा। सामवेदा का संकलन काफी हद तक ऋग्वेदा पर आधारित है। सामवेदा चारों वेदों में सबसे छोटा है। इसमें 1875 वर्सेस हैं, जिनमें से 75 या 99 को छोड़कर बाकी सभी सीधे ऋग्वेदा से लिए गए हैं। इसके वर्सेस को अनुष्ठानों के दौरान संगीत में और सुरीली चैंटिंग के लिए व्यवस्थित किया गया है। सवाल, वैदिक लिटरेचर का सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? जवाब, वैदिक लिटरेचर का सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये है: वैदिक संहितास चारों वेदों के मूल स्तोत्र, ब्राह्मणस गाद्य ग्रंथ जो अनुष्ठानों और स्तोत्रों की व्याख्या करते हैं, अरण्याकस वन ग्रंथ जो रहस्यवाद और दर्शन से संबंधित है, उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ जो वेदों का अंतिम भाग बनाते हैं। सवाल, गोपथा ब्राह्मणा किस वेदा से जुड़ा है? जवाब, अथर्ववेदा। गोपथा ब्राह्मणा अथर्ववेदा से जुड़ा हुआ एकमात्र ब्राह्मणा ग्रंथ है। ब्राह्मणास वैदिक ग्रंथों की एक शैली है जो संहितास के अनुष्ठानों और स्तोत्रों की व्याख्या करते हैं। गोपथा ब्राह्मणा अथर्ववेदा के शौनका और पाइपलादा दोनों पाथों से जुड़ा हुआ है। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शुक्ल यजुर्वेदा का एक संहिता है? जवाब, वजसनेयी संहिता। यजुर्वेदा की 2 मुख्य शाखाएं हैं, शुक्ल व्हाइट यजुर्वेदा और कृष्ण ब्लैक यजुर्वेदा। वजसनेयी सायहा शुक्ल यजुर्वेदा का संहिता यानी स्तोत्र संग्रह है। मैत्रायणी, तैत्तिरीय और कथक संहिता कृष्ण यजुर्वेदा से संबंधित हैं। सवाल, उपनिषद मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित हैं? जवाब, दर्शन यानी फिलॉसफी। उपनिषद मुख्य रूप से फिलॉसफी पर लिखी गई किताबें हैं। ये वेदों का दार्शनिक और आध्यात्मिक मूल बनाते हैं, जिन्हें वेदांता वेदों का अंत भी कहा जाता है। उपनिषद शब्द का अर्थ है गुप्त शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास बैठना। ये आत्मन, आत्मा और ब्राह्मण परम सत्य जैसे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। सवाल, कौन सा वैदिक लिटरेचर मुक्ति यानी मोक्षा के बारे में बात करता है? जवाब, उपनिषद। मुक्ति या मोक्षा का कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से उपनिषद में डिस्कस किया गया है, जबकि शुरुआती वेद सांसारिक लाभों के लिए अनुष्ठानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उपनिषद ध्यान को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ओर ले जाते हैं। मोक्षा शब्द का पहली बार इस्तेमाल और विस्तार से चर्चा इन्हीं दार्शनिक ग्रंथों में किया गया था।
सवाल, किस ग्रंथ में नचिकेता और यमा के बीच का प्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है? जवाब, कठोपनिषद। युवा लड़के नचिकेता और मृत्यु के देवता यमा के बीच का प्रसिद्ध संवाद कठोपनिषद में उल्लिखित है। इस संवाद में नचिकेता मृत्यु की प्रकृति, आत्मा आयातमन और उसके पार क्या है, इसके बारे में ज्ञान मांगता है। ये कहानी कठोपनिषद का एक केंद्रीय हिस्सा है जो कृष्ण यजुर्वेदा से संबंधित है। ये क्वेश्चन तो आसान है। सत्यमेवा जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? जाहिर है, मुंडाका उपनिषद। सत्यमेवा जयते शब्द, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है, मुंडाका उपनिषद से लिए गए हैं। मुंडाका उपनिषद अथर्ववेदा से जुड़ा है। इस वाक्यांश को 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था। ये नेशनल एम्बलम पर अंकित है। सवाल, औपनिषादिक काल के राजा अश्वपति किस राज्य के शासक थे? जवाब, वो केकाया के शासक थे। उपनिषादिक काल के दौरान राजा अश्वपति केकाया राज्य के शासक थे। उपनिषद में कई विद्वान क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख है जो दार्शनिक भी थे, जैसे विदेहा के जनक और काशी के अजातशत्रु। केकाया राज्य गांधारा के पूर्व में बीएस नदी के तट पर स्थित था। सवाल, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस आधुनिक नदी से की जाती है? जवाब, चेनाब नदी। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान आज की चेनाब नदी से की जाती है। चेनाब को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालयास में उत्पन्न होती है, जहां दो धाराएं चंद्र और भागा आपस में मिलती हैं। सवाल, ऋग्वेदा की मूल या बुनियादी लिपि क्या थी? जवाब, ब्रह्मी लिपि। ऋग्वेदा की मूल या बुनियादी लिपि ब्रह्मी थी। ब्रह्मी प्राचीन भारत में इस्तेमाल होने वाली सबसे पुरानी लेखन प्रणालियों में से एक है और देवनागरी सहित अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियों की पूर्वज है। ऋग्वेदा को इस लिपि में लिखे जाने से पहले सदियों तक मौखिक रूप से ट्रांसमिट किया गया था। क्या आप जानते हैं कि अवेस्ता ऋग्वेदा से काफी मिलती जुलती है? तो सवाल यह है कि अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? जवाब, अवेस्ता ईरान से संबंधित है। अवेस्ता, जो ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म का पवित्र ग्रंथ है, ऋग्वेदा के साथ महत्वपूर्ण भाषाई और विषयगत समानता दिखाता है। अवेस्ता प्राचीन ईरान पर्शिया से संबंधित है। ये समानता इन ग्रंथों को रचने वाले इंडो ईरानियन लोगों के एक साझा मूल का सुझाव देती है। दोनों ग्रंथ अपने लोगों को आर्यंस के रूप में संदर्भित करते हैं। सवाल, ऋग्वेदा के कई अंशों में उल्लिखित अघन्या नाम किसे संदर्भित करता है? जवाब, ये गायों को संदर्भित करता है, जिसका अर्थ है न मारे जाने योग्य। ऋग्वेदा में अक्सर उल्लिखित अघन्या नाम गायों को संदर्भित करता है। अघन्या का शाब्दिक अर्थ है न मारे जाने योग्य या अनुल्लंघनीय। ये शब्द वैदिक समाज में गाय के अपरिमित आर्थिक और धार्मिक महत्व को उजागर करता है। सवाल, प्रारंभिक ऋग्वेदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या मानी जाती थी? जवाब, गाय। प्रारंभिक ऋग्वेदिक काल में गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। धन को अक्सर एक व्यक्ति के पास मौजूद पशुओं की संख्या के हिसाब से मापा जाता था। पशु आजीविका का एक प्रमुख स्रोत और विनिमय का एक माध्यम थे। ऋग्वेदा में प्रार्थनाएं अक्सर पशुओं में वृद्धि के लिए की जाती हैं। सवाल, ऋग्वेदा में किन नदियों का उल्लेख आर्यंस के अफगानिस्तान के साथ संबंधों को दर्शाता है? जवाब, कुभा और क्रामू नदियां अफगानिस्तान के साथ एक कनेक्शन का संकेत देती हैं। ऋग्वेदा में उल्लिखित कुछ नदियां आर्यंस का अफगानिस्तान के साथ संबंध दर्शाती हैं। ये नदियां हैं कुबा आधुनिक कबुल नदी, क्रामू आधुनिक कुर्रम नदी और गोमती आधुनिक गोमल नदी। सबसे पुराने वेदा में इन अफगानी नदियों का उल्लेख उस क्षेत्र में वैदिक लोगों के भौगोलिक ज्ञान और उपस्थिति की ओर इशारा करता है। सवाल, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में मिलता है? जवाब, ऋग्वेदा। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेदा में पाया जाता है। ये ऋग्वेदा के तीसरे मंडला पुस्तक में स्थित है। इस मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। ये सावित्र यानी सूर्य देवता को समर्पित एक स्तुति है। सवाल, वैदिक नदियों कुभा, परुष्णी, सदनीरा और शतुद्री के आधुनिक नाम क्या हैं? जवाब, कुभा काबुल है,
परुष्णी रवि है, सदनीरा गंधक है और शतुद्री सुतलेज है। कुबा, काबुल, परुष्णी रवि, सदनीरा गंधक, शतुद्री सुतलेज। सवाल, किस वैदिक देवता को देवताओं का पुरोहित माना जाता था? जवाब, बृहस्पति। वैदिक देवताओं में से बृहस्पति को देवताओं का पुरोहित देवगुरु माना जाता था। वो भक्ति और धर्म का रूप है जो प्रार्थनाओं और यज्ञों की अध्यक्षता करते हैं। अग्नि देवताओं और मनुष्यों के बीच एक दिव्य संदेशवाहक के रूप में काम करते थे, जबकि इंद्र देवताओं के राजा और एक योद्धा थे। सवाल, ऋग्वैदिक काल के दौरान निष्का शरीर के किस अंग का आभूषण था? जवाब, निष्का गले का एक आभूषण था। ऋग्वैदिक काल के दौरान निष्का गले में पहना जाने वाला एक आभूषण था। ये आमतौर पर एक हार होता था जो अक्सर सोने का बना होता था, जिसे निष्का ग्रीवा गले का निष्का कहा जाता था। बाद के कालों में निष्का शब्द का इस्तेमाल सोने के सिक्कों के लिए भी होने लगा, जो एक आभूषण से मुद्रा की इकाई तक इसके विकास को दर्शाता है। सवाल, वैदिक प्रशासन के दौरान किस अधिकारी को भगदुगा के नाम से जाना जाता था? जवाब, रेवेन्यू कलेक्टर। वैदिक प्रशासन के दौरान भागादुगा के नाम से जाने जाने वाला अधिकारी रेवेन्यू कलेक्टर था। ये अधिकारी भागा इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार था, जो उपज का राजा का हिस्सा होता था। सवाल, बुघाज कोई शिलालेख महत्वपूर्ण क्यों है? जवाब, ऑप्शन बी, इसमें वैदिक देवताओं के नाम का उल्लेख था। बोघज कोई शिलालेख एक संधि का रिकॉर्ड है और गवाह के तौर पर इंद्र, वरुणा, मित्र और नसत्य अश्विन का आह्वान करता है। एशिया माइनर आधुनिक तुर्की में पाया गया और 14 सेंचुरी बीसी का ये शिलालेख वैदिक देवताओं के सबसे पुराने एपिग्राफिक सबूतों में से एक है। ये आर्यन जनजातियों के माइग्रेशन के लिए सबूत प्रदान करता है। क्या आप जानते हैं कि आर्यंस के मूल वतन के बारे में द आर्कटिक होम इन द वेदासिस नाम की किताब किसने लिखी थी? जवाब, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने द आर्कटिक होम इन द वेदासिस नाम की किताब लिखी थी। उन्होंने कहा कि आर्यंस का ओरिजिनल होमलैंड आर्कटिक रीजन में नॉर्थ पोल था। 8000 साल पहले आइस एज की वजह से आर्यंस यूरोप और एशिया की तरफ मूव कर गए थे। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने वेदास और अवेस्ता में मेंशन की गई लंबी रातों और दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेनन का हवाला दिया, जो कि सिर्फ आर्कटिक रीजन में ही पॉसिबल है। सवाल, किस ग्रंथ में पुरुषामेधा मानव बलि का उल्लेख किया गया था? जवाब, इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मणा में किया गया था। मानव बलि पुरुषामेधा अनुष्ठान का उल्लेख शतपथ ब्राह्मणा में मिलता है। शतपथा ब्राह्मणा शुक्ल यजुर्वेदा से जुड़ा एक गद्य ग्रंथ है, जबकि इस अनुष्ठान का उल्लेख कृष्ण यजुर्वेदा के तैत्तिरीय ब्राह्मणा में भी है, लेकिन इसका सबसे प्रसिद्ध विवरण शतपथा ब्राह्मणा में है। सवाल, शतपथा ब्राह्मणा में उल्लिखित राजा विदेहा माधवा से कौन सा पुरोहित जुड़ा था? जवाब, पुरोहित ऋषि गौतमा राहुगाना थे। शतपथा ब्राह्मणा में राजा विदेहा माधवा से जुड़े पुरोहित ऋषि गौतमा राहुगाना थे। ये ग्रंथ राजा और उनके पुरोहित द्वारा पवित्र अग्नि को सरस्वती नदी से पूर्व की ओर ले जाने की कहानी बताता है। ये कहानी गांगेटिक मैदानों में वैदिक संस्कृति के पूर्वी विस्तार का प्रतीक है। सवाल, गोत्र शब्द का उल्लेख पहली बार किस वेद में हुआ है? जवाब, ऋग्वेद। गोत्रा शब्द सबसे पहले ऋग्वेदा में मिलता है। ऋग्वेदा में इसका मतलब लिटरल था, यानी एक काउ शेल्टर या फिर गायों का झुंड। गोत्रा का जो बाद का मीनिंग है, जैसे कि एक क्लैन या लिनिएज जो एक कॉमन मेल एंसेस्टर से शुरू होता है, ये पोस्ट वैदिक पीरियड के दौरान डेवलप हुआ था। क्या आप जानते हैं कि ऋग्वेदा में वर्णित प्रसिद्ध दास राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? जवाब, परुष्णी नदी यानी रवि नदी। प्रसिद्ध दास राजाओं का युद्ध दशराज्ञ युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। परुष्णी नदी का आधुनिक नाम रवि है। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेदा के 7वें मंडल में है। ये भारत राजा सुदास
और दास अन्य जनजातियों के एक संघ के बीच लड़ा गया था। सवाल, ऋग्वेदा में किस नदी को मतेतामा, देवितामा और नदीतामा कहा गया है? जवाब, सरस्वती नदी। ऋग्वेदा में सरस्वती नदी को मतेतामा, देवितामा और नदीतामा कहा गया है। ये मतेतामा का अर्थ है सबसे अच्छी माँ, देवितामा का अर्थ है सबसे अच्छी देवी और नदीतामा का अर्थ है सबसे अच्छी नदी। ये वैदिक काल में सरस्वती नदी के लिए अत्यधिक श्रद्धा को दर्शाता है। सवाल, कौन सी जनजाति ऋग्वेदा के आर्यंस के 5 जाना 5 जनजातियों से संबंधित नहीं है? जवाब, किकत जनजाति पंचाना का हिस्सा नहीं है। ऋग्वेदा के आर्यंस के पंचाजाना 5 जनजातियां थी, यदुपुरु, दुर्वासा, अनु और द्रुयु। ये ग्रंथ में उल्लिखित 5 सबसे महत्वपूर्ण जनजातियां थी। किकत एक अलग जनजाति थी जिसे आमतौर पर वैदिक लोगों द्वारा गैर आर्यन और शत्रु माना जाता था और वो पंचाना का हिस्सा नहीं थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्राचीन काल में आर्यंस की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या था? जवाब जाहिर है, कृषि यानी एग्रीकल्चर। प्राचीन वैदिक काल में आर्यंस के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि और पशुपालन का मिश्रण था। जबकि शुरुआती ऋग्वैदिक काल में पशुपालन केंद्रीय था, समय के साथ कृषि ने प्रमुखता हासिल कर ली। दिए गए ऑप्शंस को देखते हुए एग्रीकल्चर सबसे बुनियादी और स्थायी आर्थिक गतिविधि का प्रतिनिधित्व करता है। सवाल, ऋग्वेदा में उल्लिखित यावा शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयोग किया जाता है? जवाब, ये जौ यानी बार्ली के लिए इस्तेमाल होता है। ऋग्वेदा में उल्लिखित यावा शब्द कृषि उत्पाद जौ यानी बार्ली के लिए प्रयोग किया जाता है। जौ वैदिक काल के दौरान उगाए जाने वाले प्रमुख अनाजों में से एक था। ये मनुष्यों द्वारा खेती किए जाने वाले सबसे पुराने अनाजों में से एक है।